नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैप्टन बाबा साहेब माने, अध्यक्ष हिंदी विभाग, श्री शिव छत्रपति महाविद्यालय, जुन्नर जिला पुणे। फिर से एक बार मैं अपनी इस ताशिका में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी के विद्वानों के द्वारा काव्य की जो अलग अलग परिभाषाएं दी हैं उन परिभाषाओं को। पिछली वीडियो में हमने काव्य की संस्कृत के विद्वानों के द्वारा तथा पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा जो परिभाषाएं बता दी गई थीं उन परिभाषाओं को देखा था। आज की वीडियो में हम हिंदी के विद्वानों के द्वारा काव्य की जो परिभाषाएं बता दी गई हैं उन परिभाषाओं को देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम हिंदी के विद्वानों के द्वारा काव्य की जो अलग अलग परिभाषाएं दी हैं उन परिभाषाओं को। अब हम देखने वाले हैं हिंदी के विद्वानों के द्वारा काव्य के जो लक्षण बताए हैं उन लक्षणों को। इनमें नंबर 1 पर आते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने 2-3 प्रसंगों में काव्य के संबंध में उल्लेख करते हुए उसके विभिन्न पक्षों पर विचार प्रकट किए हैं। उनके मतानुसार कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। अर्थात कविता एक प्रभावशाली रचना होती है और वह रचना पाठक हो या श्रोता उनके मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। इस प्रकार का एक मत कविता के संबंध में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने व्यक्त किया है। उसके बाद उनका दूसरा मत है कि मनोभाव शब्दों का रूप धारण करते हैं वही कविता है, चाहे वह पद्यात्मक हो या गद्यात्मक। अर्थात कवि के मन में समय समय पर उत्पन्न होने वाले जो भाव होते हैं वे भाव जब शब्दों का रूप धारण करते हैं वही कविता होते हैं। फिर वे भाव शब्दों का रूप धारण करके पद्यात्मक रूप में व्यक्त हुए हों या गद्यात्मक रूप में, वे ही कविता कहलाते हैं। इस प्रकार की परिभाषा अथवा इस प्रकार का मत आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कविता के संबंध में व्यक्त किया है। उनका तीसरा मत है कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। अर्थात कवि विशेष की अंतःकरण की जो वृत्तियां हैं उन वृत्तियों के जो चित्र बनते हैं उन्हीं चित्रों का नाम कविता है। इस प्रकार का एक मत कविता के संबंध में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने व्यक्त किया है। इसके बाद जयशंकर प्रसाद जी का नाम आता है। उन्होंने काव्य का लक्षण अथवा काव्य की परिभाषा करते हुए कहा है कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक श्रेयमयी प्रिय रचनात्मक ज्ञान धारा है। अर्थात काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध न विश्लेषण से है, न विकल्प से और न ही विज्ञान से। वह एक श्रेयमयी प्रिय रचनात्मक ज्ञान धारा है। इस तरह की परिभाषा अथवा इस तरह का मत काव्य के संबंध में जयशंकर प्रसाद जी ने यहाँ पर व्यक्त किया है। उसके बाद महादेव वर्मा जी ने भी अपनी ओर से कविता की परिभाषा करने का प्रयास किया है। उनकी परिभाषा इस प्रकार से है। उन्होंने कहा है कि कविता कवि विशेष की भावनाओं का वर्णन है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उससे वैसी ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत होती हैं। अर्थात कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण होती है अथवा वर्णन होती है। वह चित्रण अथवा वर्णन इतना ठीक होता है कि उस वर्णन को या चित्रण को सुनने के बाद अथवा पढ़ने के बाद वे भावनाएं वैसी की वैसी ही भावनाएं पाठकों के हृदय में उत्पन्न होती है अथवा श्रोताओं के हृदय में उत्पन्न होती हैं, वही कविता होती है। इस तरह का मत काव्य की परिभाषा अथवा कविता की परिभाषा करते हुए महादेव वर्मा जी ने यहाँ पर व्यक्त किया है। उसके बाद सुमित्रानंदन पंत जी का नंबर आता है। उन्होंने भी कविता की परिभाषा करते हुए कहा है कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। अर्थात कविता जिए हुए हमारे जो परिपूर्ण क्षण हैं उन क्षणों की अभिव्यक्ति है अथवा वाणी है। इस प्रकार का मत
कविता की परिभाषा व्यक्त करते हुए अथवा देते हुए सुमित्रानंदन पंत जी ने यहाँ पर प्रकट किया है। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी कविता की परिभाषा करते हुए कहा है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। अर्थात यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बता दिया है कि आत्मा की मुक्तावस्था यानी आत्मा जब मुक्त हो जाती है तो वह ज्ञान दशा को प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार से हृदय जब मुक्त हो जाता है तो वह रस दशा को प्राप्त हो जाता है, अर्थात आनंद को प्राप्त हो जाता है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे ही कविता कहते हैं। इस प्रकार की परिभाषा कविता की आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने की है। यहाँ पर हिंदी के प्रमुख विद्वानों के द्वारा बताई गई परिभाषाएं समाप्त हो जाती हैं। उक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि कविता कवि विशेष की भावनाओं या अनुभूतियों का संयोग होती है या हो सकती हैं। ये भावनाएं या अनुभूतियाँ पद्य या गद्य में से किसी भी रूप में व्यक्त हो सकती हैं, परंतु इनका प्रभाव पाठकों या श्रोताओं के मन पर अथवा हृदय पर पड़ना आवश्यक होता है। जिस तरह की भावनाएं कविता में व्यक्त होती हैं, उसी प्रकार की भावनाएं श्रोताओं या पाठकों के हृदय में अंकित होनी चाहिए अथवा उत्पन्न होनी चाहिए। इस तरह के कई निष्कर्ष उक्त परिभाषाओं के आधार पर निकलते हैं। अगर आपको आज की ये वीडियो मेरी अगर पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कर देना, शेयर भी ज़रूर कर देना, और मेरा जो चैनल है जिसका नाम है हिंदी लिटरेचर, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। आपने ये मेरी वीडियो देखी, इसीलिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।